मैं प्राइमरी रिसर्च कर रहा हूँ और डेटा की रिलायबिलिटी खराब आ जाए, इसका मतलब मेरी थीसिस तो आप क्लियर नहीं हो पाएगी। नहीं भाई, आपने परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। अगर रिलायबिलिटी आपकी ख़राब आ रही है तो उसको इम्प्रूव करने के आपके पास काफ़ी तरीके हैं। उनमें से एक तरीका हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा आज कि हम किस तरह से अपने डेटा की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए लाजिम है कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिलायबिलिटी जो होती है, और वो प्राइमरी रिसर्च में जो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है जो कि आप क्वेश्चनर से कंडक्ट करते हो, और वो भी लिखित स्केल पे, यानी 1 से 5 तक, जो कि स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली अग्री तक का होता है। उस लिखित स्केल के ऊपर अगर आपके पास रिलायबिलिटी खराब आती है तो उसको किस तरह से हम एनहेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आज की पूरी वीडियो मेरी इसी चीज़ के ऊपर बनी है कि हमने क्या मेथड यूज़ करके डेटा की फैब्रिकेशन किए बिना अपनी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल में अच्छा सा कैलकुलेटर डेवलप कर लिया है जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ साथ उसके साथ मैंने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल भी डाल दिया है जो कि आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल होगा। और इल्म तो सबके लिए है, आई बिलीव कि हर एजुकेशन इज़ फ्री फॉर एवरीवन। यही मेरे चैनल का पर्पस भी है। लेट्स बिगिन द सेशन कि हम अब स्टार्ट करते हैं कि रिलायबिलिटी किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है। तो पहले तो मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अच्छा, लेट्स एज्यूम कि हमारे पास एक वेरिएबल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये इस तरह से, और उसके 5 आइटम है, इस तरह से कुछ लगा लें हम, राइट। ये कहलाएगा लेटेंट वेरिएबल, एलवी। ये जो 5 आइटम्स हैं, यानी क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चनार के अंदर, वो आपके कहलाते हैं आइटम्स। और ये आइटम्स जो हैं ये आपके लेटेंट वेरिएबल को फॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव वेरिएबल, राइट। दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड कंस्ट्रक्टिव। तो हम जो बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि रिलायबिलिटी होती क्या है। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो मेरा मानना ये है कि इन पांचों में, अगर इन पांचों आइटम्स के अंदर अगर को रिलेशन हाई होगा, को रिलेशन, तो ये एक रिलेशनशिप डेवलप करेगा जिसे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी का नाम दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। जब कोरिलेशन हाई होगा तभी तो जाकर ये इस वेरिएबल को पोर्ट्रे करेगा, एक्सप्लेन करेगा, बनाएगा, बताएगा। तभी तो समझ में आएगा कि क्या है, क्योंकि लैटेंट वेरिएबल इज नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, इट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द आइटम्स, एंड आइटम्स आर themselves कॉल्ड ऑब्जर्व वेरिएबल। ये हमारे आवाज होते हैं ओ वी, ऑब्जर्व वेरिएबल। ये मिलकर बनाते हैं आपके लेटेंट वेरिएबल को, एलवी को। तो ये होती है रिलायबिलिटी। जितनी अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, रिलेशनशिप होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी रिलायबिलिटी होगी। यानी इनमें जितना जितना ज़्यादा इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके लेटेंट वेरिएबल की रिलायबिलिटी होगी। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होती है? मिसाल है, आपने 200 लोगों से पूछा, ठीक है, और ये 5 आइटम के क्वेश्चन दिए, तो लोगों का रुझान किस तरफ था, यानी कि लिकर्ट स्केल लगा लें आप 1 से 5 तक, स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली अग्री तक। लोगों का मेनली रुझान कहाँ था? स्ट्रांगली न्यूट्रल से स्ट्रांगली अग्री तक था मेनली। 200 में लेट सपोज 170 कर लें, ठीक है। लाइक आप उसमें देख सकते हैं, आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो वो आप ये देखते हैं कि इसमें इंटरनली कितनी कंसिस्टेंसी थी, लोगों ने उसके जो रिस्पॉन्स को समझा या वेरिएबल को समझा, वो कितना अंडरस्टैंड किया। तो ये होता है बेसिकली रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट में कुछ मसला लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वर्ड हम यूज़ करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी का, वो टू मेजर द रिलायबिलिटी। तो ये तो छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, डेमोस्ट्रेशन। अगर समझ में ना आए, यू मे आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा ये सेगमेंट है उसमें ये है कि हमें किस तरह से अपनी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना है, इन्हेंस करना है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। जो वीडियो का पर्पस है, हम वो वीडियो का पर्पस ज़रा देख लें, उसमें हमने करना क्या है, ठीक है। तो हमें हमारे पास एक इसी तरह का परफॉर्मा है, क्वेश्चनार है। उसका टाइटल जो रिसर्च है हमारे पास वो ये है कि फैक्टर अफेक्टिंग कस्टमर
कस्टमर्स या कस्टमर बिलीव टूवर्ड इस्लामिक बैंकिंग एक्सेप्टेंस, राइट। ये एक स्टूडेंट है मेरा जिसने काम किया था, उसके ही थीसिस को मैं ज़रा यहाँ इंटरेस्टिंगली बनाना चाहता था क्योंकि उसके अंदर ये वाला मसला आ रहा था। ठीक है, तो चलें, लेट्स डू इट। चलें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ रहे, हर एक वेरिएबल के पांच पांच क्वेश्चन हैं और वही लीकेड स्केल यूज किया गया है। ठीक है, मिसाल आइटम्स हमारे पास, इसने क्या किया, रिलीजियस इन्फ्लुएंस उसका रेफरेंस डाल दिया, सोशल इन्फ्लुएंस उसका रेफरेंस डाल दिया, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उसका रेफरेंस डाल दिया, कस्टमर अवेयरनेस, सो ऑन। इसका डेटा जो है वो 248, 200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 248 सैंतालीस, 247, 248, राइट, 248 रोज इसके अंदर, इसका मतलब 247 रिस्पोंडेंट से इसने डेटा कलेक्ट किया है। हाउ मेनी रिस्पोंडेंट आर देयर, 247 रिस्पोंडेंट। तो इस डेटा की ट्रांसक्रिप्शन भी उन्होंने कर ली है। ठीक है, इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगा, ट्रांसक्रिप्शन की कोडिंग कर ली, राइट। जैसे रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, आर आई कर लिया, फिर दूसरा वाला जो वेरिएबल था बेसिकली, अब हमारे पास ये बना हुआ कोडेड डेटा है, सोशल इन्फ्लुएंस, तो सोशल इन्फ्लुएंस इन्होंने यहाँ पर कर लिया, इस तरह का डेटा है। तो मैं डायरेक्टली, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि डेटा में कैसे एसपीएसएस में लेकर गया, तो प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियो देखें क्योंकि ये अब सेकंड स्टेप है हमारा, राइट। उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा एसपीएसएस में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो थोड़ा सा इस स्टेप में आगे करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमने किया क्या। ये सारे के सारे इनफैक्ट मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इधर ले जाकर पैस स्पेशल वैल्यूज और ट्रांसपोज कर दूंगा, तो सारे के सारे आइटम्स आ जाएंगे। इनको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि एसपीएसएस मेरे पास खुला हुआ है। इसके मैं वेरिएबल व्यू में जाता हूँ। ठीक है, हमारी इस वीडियो का पर्पस है कि किस तरह से हमने रिलायबिलिटी इम्प्रूव करनी है। साथ साथ हम ये देखेंगे रिलायबिलिटी कैसे मेजर होती है, क्या मेथड्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो पहले मैं डेटा कोड कर लूँ, फिर दूसरी बात की हम बात में करेंगे। वेरिएबल व्यू में आकर मैं सारे के सारे आइटम्स को पेस्ट कर दूंगा यहाँ कर्सर रखकर। मेरे पास अब चूंकि सारे के सारे आइटम्स इस इंटरफेस पे आ गए हैं, वैल्यूज में जाकर मुझे ये करना पड़ता है, लेबल वेबल नहीं कर रहा मैं, उसकी वजह ये है कि मुझे इसकी नीड नहीं है अभी। तो मैं कहता हूँ स्ट्रांगली डिसएग्री, मिसाल है वन, वन था स्ट्रांगली डिसएग्री, टू पे डिसएग्री, थ्री पे न्यूट्रल, फोर पे अग्री, फाइव पे स्ट्रांगली। लेकर इसके मैंने यहाँ कर लिया, ओके कर लिया, कॉपी करा, आखिर तक इसको प्रेस कर लिया। ठीक है, स्केल कर लेता हूँ मेजर, क्योंकि ये स्केल हमारा बेसिकली ये फ्लूड होता है जब आपके पास एवरेज आ रही हो या पॉइंट में कोई वैल्यू आ रही हो। ऑर्डिनल में कर लेता हूँ क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ उसको, क्योंकि लिकर्ड स्केल है 1 से 5 तक। नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है। ऑर्डिनल किया, ओके किया, सिलेक्ट करा सबको। पहली बार तब आप टेस्ट ही करेगा, ये एसपीसीस का मसला है बाय द वे, ये डिफॉल्ट है भाई, एसपीसीस वालों जिन्होंने याद किया है सही कर लो। ठीक है, दोबारा कॉपी करूंगा हो जाएगा, ये इंटरेस्टिंग है वैसे बाय द वे बहुत, आप भी कभी नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। डेटा व्यू में आता हूँ, ये 247 जो इनके पास बेसिकली रिस्पॉन्सेस थे, इनका डेटा में कौन से सेल से कॉपी कर रहा हूँ, H2 से कॉपी किया, कहाँ तक, AP 248 तक। कॉपी करने के बाद सिर्फ मैं यहाँ आकर प्रेस करता हूँ, सारा डेटा मेरे पास आ गया। अब चूंकि मुझे समझना है कि रिलायबिलिटी जो मेरे पास होती है वो कितनी टाइप्स की होती है, उसके लिए मैंने आपको ये समझाना है कि हमें तो पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हम मॉडल जब चलाते हैं, मिसाल है आपके पास एक रिसर्च है जिसमें आपने प्राइमरी डेटा यूज़ किया है, तो अब उसमें मेनली आप दो मॉडल्स स्मार्ट PLS 4 के अंदर रन करोगे, मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चर मॉडल। स्ट्रक्चर मॉडल की हम इसमें कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी जो बात कर रहे हैं वो डेटा की रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगली वीडियो में मैं पूरा का पूरा फ्रॉम सिंस बिगनिंग या स्क्रैच डेटा टू फाइनल स्मार्ट PLS डेटा रन कर आपको दिखाऊंगा, SPSS से शिफ्ट कर स्मार्ट PLS में ले जाकर है। तो हमारे पास स्ट्रक्चरल मॉडल में जो पहला हमारे पास टेबल बनकर आता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का टेबल बनकर हमारे पास आता है। उसमें हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं हमारे पास काउंट बैक अल्फा क्या है, हमारे पास रो कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी क्या है, और हमारे पास कंपोजिट रिलायबिलिटी क्या है। एक आखिरी कॉलम होता है AVE का, हम उस पर बात नहीं करें। तो हमारे पास यहाँ 3 तरह की रिलायबिलिटीज होती है।
तो मेनली हमारा जो काम यहाँ होता है वो क्रॉनबेक अल्फा और कंपोजिट रिलायबिलिटी के ऊपर होता है। दोनों तीनों काम एक ही करते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ मेजर जो डिफ्रेंसिएशन आता है क्रॉनबेक अल्फा में और कंपोजिट रिलायबिलिटी में, क्रॉनबेक कहता है कि सबका इक्वल वेट, किसका, हर आइटम का इक्वल वेट है टू कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैटिन वेरिएबल। बोलते हैं यार सब सब क्वेश्चन जो है वो एक ही काम करते हैं, एक ही वेट के, एक ही नेचर के, इसी तरह से होगा। हालांकि कंपोजिट रिलायबिलिटी कहते हैं नहीं, वो हर एक को उसके लोडिंग के हिसाब से वेट असाइन करता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा लोडिंग होती है उसको जितना ज़्यादा वेट असाइन करते हैं, लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। तो हम वो भी देखेंगे कि किस तरह से कर रहे हैं। लेट्स कम टू अनदर पॉइंट कि हमने अब करना क्या है। हमने करना हमने ये करना है सॉरी, हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हम अब जो है पहले इसकी वैल्यूज निकाल कर देखते हैं रिलायबिलिटी की, रिलायबिलिटी क्या आ रही है। तो लेट्स कम टू द एसपीएसएस। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि रिलायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए आपने कौन से फंक्शन यूज करना होते हैं। मेनली एसपीएसएस में जितने भी आप देखें ना टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे आपके पास एनालाइज के अंदर होते हैं। तो मैं एनालाइज में जाऊँगा, स्केल में जाऊँगा और रिलायबिलिटी में जाऊँगा। तो जरा मैं एक आध वेरिएबल के चेक करता हूँ रिलायबिलिटी, जिसकी खराब आएगी उसकी हम सही करेंगे। तो पहला मेरा पास है, लेट से मैं आर आई नहीं लेता, मैं लेता हूँ एस आई। ठीक है, फिर मैं यहाँ स्टैटिस्टिक्स में जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं स्केल इफ आइटम डिलीटेड पे जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो रिलायबिलिटी का क्या थ्रेशोल्ड होता है कि 0.7 से ऊपर होना चाहिए। अब ये मुझे कैसे पता चला 0.7 से ऊपर होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए कुछ किताबों का रेफरेंस रख लिया है। तो आपकी थीसिस में उसको डिफाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ क्या है। तो भाई ये बुक है, किसकी बुक है ये वाली, ये है हेयर एट ऑल, जो आप 2018 का रेफरेंस अक्सर आप देखते हैं थीसिस में लिखा होता है हेयर एट ऑल 2018। तो ये वो किताब है जिसका मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस टाइटल है, एडिशन इसका 8वां है। और ये बड़ा रेफर किया जाता है रिसर्च के अंदर, थीसिस के अंदर। ठीक है, कहता क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। ये है क्रॉनबेक अल्फा के बारे में। ठीक है, जो हमने अभी कंप्यूट किया, कहाँ कंप्यूट किया है, एसपीएसएस के अंदर। क्या रिलायबिलिटी है इसकी, रिलायबिलिटी वाला टेबल ये होता है 0.740। ठीक है, अगर मुझे इनहेंस करनी है तो ये कहता है इस आखिरी कॉलम में आप देखें, वो आपको इंडिकेट करता है कि अगर ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर दो तो आपकी रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। वो कैसे पता, वो ऐसे पता कि फॉर इंस्टेंस आप एज्यूम कर लें कि ये वाला आपका जो टेबल है इसमें आपकी रिलायबिलिटी आ रही है 0.74। ये वाली अगर छोटी होती है, अगर दिस इज स्मॉलर देन इन दिस कॉलम वन वैल्यू, ठीक है, तो आप उस वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं, आइटम को सिलेक्ट करते हैं। मिसाल है इसमें 0.74 जो है वो किससे छोटी है, वो बीच वाले से छोटी है 0.743। इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप इसमें से हटा दोगे तो रिलायबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो करके देख लेते हैं, 3 को मैं हटाऊंगा तो ये इंप्रूव हो जाएगी, 0.3 से ही पर इंप्रूव हो जाएगी। कहता है अब इंप्रूव नहीं हो सकती। अब क्यों इंप्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यही वाली है। इस कॉलम को अगर देखें आप तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू यही आ रही है, लेकिन दिस इज मोर देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। हमें क्या करना है, हमें देखना है वो वाला बेसिकली वेरिएबल या कंस्ट्रक्ट जिसमें रिलायबिलिटी कम है। लेकिन उससे पहले मैं इसका रेफरेंस कंफर्म कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। आ जाए दोबारा रेफरेंस के ऊपर, पेज नंबर इसका 142 है। कहता क्या है, क्रॉनबेक अल्फा मेजर ऑफ द रिलायबिलिटी दैट रेंजेस फ्रॉम द 0 and 1, सही है बिल्कुल, 0 से 1 के दरमियान हो, विद द वैल्यू ऑफ 0.6 to 0.7 डीम टू बी लोअर लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। वो कहते हैं कि यार एक्सेप्टेबिलिटी तो होगी लेकिन कम, लाइक वो कहता है ठीक है एक्सेप्टेबिलिटी, लेकिन डीम टू बी लोअर लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी नहीं समझाती, इससे ज्यादा होना चाहिए। कैसे पता, देख लेते हैं। दूसरा रेफरेंस क्या बताता है, ये बता रहा है once the scale is deemed to be under unidimensional, its diabetes score as measured by the Cronberg alpha should exceed the threshold। ठीक है, exceed the threshold क्या कहते हैं, 0.7 से ज्यादा होना चाहिए। कहता है 0.6 पे हम एक्सप्लेन कर एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, लेकिन ये है कि अगर 0.7 से ज्यादा है तो अच्छी बात है। तो हमें आइडिया रखें कि 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, और यही मसला है हमारी अभी की इस वीडियो में। एक आइटम है जो 0.7 पे टच नहीं करता। आगे आ जाए, आगे भी मैंने इसका रेफरेंस डाला हुआ है, वो आपको बताएगा। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, ये कंपोजिट रिलायबिलिटी और क्रॉनबेक दोनों यही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ बता भी रहा है कंपोजिट रिलायबिलिटी इज प्रेफर्ड बट क्रॉनबेक अल्फा इज द एक्सेप्टेबल। कंपोजिट रिलायबिलिटी को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये वेटेड एवरेज लेता है। ठीक है, जिसकी लोडिंग ज्यादा होगी उस पर ज्यादा वेट देगा। क्रॉनबेक सबको इक्वल वेट करता है, जो कि इसके लिमिटेशन है। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे कैसे।
लेकिन थ्रेशोल्ड वही है 0.7 से ज़्यादा। ठीक है, ये वाली बात हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम आ जाएं सेकंड कंस्ट्रक्ट के ऊपर। मैं एसपीएसएस में आऊँ दोबारा, ठीक है, और यहाँ से मैं कंप्यूट करता हूँ एनालाइज में जाकर। इनफैक्ट मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ इस वाले बार से, ये जो यहाँ बना हुआ है, रिलायबिलिटी पे कंप्यूट कर सेलेक्ट कर यहाँ सिलेक्शन लिया, आगे कर लिया। अब मैं आ रहा है रिलीजियस इन्फ्लुएंस को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। सब सेक्शन इसकी जो सेटिंग है ओके है, ओके किया, तो अब मेरे पास रिलायबिलिटी आ गई। अब क्या हुआ कि रिलायबिलिटी जो मेरे पास आ रही है, दिस इज लेस देन 0.70। ठीक है, ये मसला है मेरे लिए, क्योंकि अब ये बड़ा खतरनाक रीजन में जा रहा है। कम इसकी ना रिलायबिलिटी वीक है, मुझे इन्हेंस करनी है, और इतनी इन्हेंस करनी है जितना मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम इन्हेंस करना है। और मैक्सिमम इन्हेंस करने के लिए मुझे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़। तो मैं दोबारा क्वेश्चन आर से रुजू करूंगा, वहां देखूंगा इसके क्वेश्चन क्या हैं। ये इसके क्वेश्चन सारे आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। तो अब यहाँ मेरा स्टांस जो है वो ये है कि मेरे ये जो 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये लोगों को समझ में नहीं आए, लोगों ने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए सही आंसर करने। ठीक है, और वो कौन लोग, कितने लोग, मैं समझता हूँ रिलायबिलिटी मुझे बताती है कि कुछ लोग, क्योंकि अगर रिलायबिलिटी 0.6 और 0.7 के दरमियान है, इसका मतलब ये है कि डेटा में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं थे जो, मतलब मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं थे, कम लोग थे जिनको समझ में नहीं आया। अच्छा, यहाँ दो बात होती है। अब अगर आप इसको देखें डेटा सेट को, तो डेटा सेट में अगर मुझे देखना है अनएंगेज रिस्पॉन्सेज कौन से, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अनएंगेज क्या होता है कि जिन्होंने बिना पढ़े आपके क्वेश्चन को भरा। ये मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ डेटा क्लीनिंग के ऊपर, वो आप देख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर आइटम की डेमोग्राफिक को हटाता हूँ, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालता हूँ, और 0.5 से जो कम होते हैं उनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं सॉर्टिंग कर लूंगा, मेरे पास वो वाले आइटम सारे आ जाए 0.5 से कम वाले, तो मुझे पता चल जाएगा कि इन लोगों ने बिना पढ़े मेरा क्वेश्चन भरा है, यानी कि उन्होंने अक्कड़ बक्कड़ किया, बस टिक लगाते गए और देखा नहीं। कि अब मेरे पास सवाल ये है कि मुझे तो ये भी देखना है ना कि हर वेरिएबल को समझा नहीं समझा। ये तो मैं स्टैंडर्ड डिविएशन जो निकाल रहा हूँ, ये अनएंगेज क्वेश्चन के लिए पूरा क्वेश्चन, उसमें 40 सवाल है, 50 सवाल है, 60 सवाल है। लेकिन मुझे ये भी तो देखना है कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो लोगों को सब समझ में आए। ठीक है, एक एक वेरिएबल की भी मुझे कंप्यूटेशन करनी है, हर वेरिएबल की कंप्यूटेशन करनी है, समझना है कि वो वेरिएबल को अंडरस्टैंड किया है नहीं कि मिसाल 6 वेरिएबल आपके रिसर्च में थे, 5 तो नहीं समझ में आए रिस्पॉन्डेंट को, मिसाले 247 हैं, उसमें से 50 रिस्पॉन्डेंट ऐसे थे जिनको आपका रिलीजियस इन्फ्लुएंस समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से इसकी रिलायबिलिटी कम हो गई। अब मुझे उन 50 लोगों को पकड़ना है कि भाई उन्होंने मसला कहाँ किया, इन्होंने गड़बड़ कहाँ की, वो कहाँ फंसी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मुश्किल काम नहीं, इसमें ये करता हूँ कि जो मेरा डेटा है, ये वाला डेटा सेट, इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी। ठीक है, अच्छा, जो मेरी एक्सेल शीट है और जो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है 0.669, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा मेरी कैलकुलेशन या मेरा मेथड जो है वो सही है भी है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि चेक करने के लिए एक सेकंड आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, जो मेरी एक्सेल शीट जो आप यूज़ करेंगे उसमें और एसपीएस में रिलायबिलिटी बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स कम टू द एक्सेल शीट। हम कंपोजिट की बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ अपनी एक्सेल शीट में। इसमें मैंने क्रॉनबैक को एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करना अपने पहले वीडियो में भी समझाया था, इसमें भी समझाया है। डिटेल्स इस एक्सेल शीट में यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि कैसे मैं आखिरी एक जो इक्वेशन है, ये वाली जो डीवीडी है हुई भी अभी, इसको कैसे कंप्यूट कर। ठीक है, ये मैं लगाए चेक 1, चेक 2, चेक 3, चेक 4, यानी कि मेरे आइटम्स हैं जो मैं वहाँ से अभी इस्लामिक जो था रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो था ये वाला आर आई, इसके मैंने कॉपी किए। कहाँ से कॉपी किए, मेन डेटा से। ये मेन डेटा है। क्यों कॉपी की, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी खराब थी। क्यों खराब थी, क्योंकि 0.7 से कम थी। मुझे इंप्रूव करना है, 0.7 के करीब पहुँचाना है। कैसे करना है, मैं इसको कॉपी करूंगा सारे डेटा को 247 जो है, और उसको पेस्ट करूंगा यहाँ। कहाँ पेस्ट करूंगा, B3 के पेस्ट स्पेशल। ठीक है, ये मैंने पेस्ट स्पेशल, जैसे ही पेस्ट स्पेशल करूंगा आप ये देखें, ये वाली रिलायबिलिटी और जो एसपीएसएस की थी दोनों मैच हो जाएगी। मैच होंगे तभी तो मैं सही काम कर सकता हूँ। अब मेरे पास टेक्निकल है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा स्टेप ना आपने बार बार देखना है कि इस नंबर को मैं 0.669 से किस तरीके से किस तरीके से 0.69 के 7 के करीब लेकर जाऊंगा, कैसे लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि देखिए हर वेरिएबल को अंडरस्टैंड करना,
ये लाजिम होता है रिस्पॉन्डेंट के ऊपर। अगर वो हर वेरिएबल को अंडरस्टैंड करे इसका मतलब आपकी रिलायबिलिटी हर हर कंस्ट्रक्ट की अच्छी आएगी, ओवरऑल आपका काम सारा अच्छा होगा। द पॉइंट इज दैट कि होता है बाजुकात ऐसा होता है कि आपके कुछ रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्डेंट चंद एक वेरिएबल को नहीं समझ पाते, जैसे इसमें हुआ है। इसमें तकरीबन 30 रिस्पॉन्डेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके वेरिएबल को अंडरस्टैंड नहीं किया। मुझे वो 30 निकालने, तो वही कमांड में यूज करूंगा जो मैं पहले अनएंगेज रिस्पॉन्सेज के लिए यूज कर रहा था, सेम कमांड में यूज करूंगा यहाँ पर। स्टैंडर्ड डिविएशन लगाऊंगा किसका, इन पांचों आइटम का, इंटर करूंगा, ओके करके ट्रैक कर लूंगा सबको, मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने किया हुआ है सारी स्टेप, आपको ज्यादा करने की जरूरत पड़े। लेकिन इसमें मेरा थ्रेशोल्ड ये होता है कि 0.5 से नीचे वाली जो है वो सारी अच्छी है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ मैं रिसर्चर की कॉल होती, मैं जो इसमें पैरामीटर यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी वैल्यू इज लेस देन 0.1.5, तो नॉट 0.1.5, इसका मतलब वहाँ कुछ सेंस बनता है, वहाँ कुछ रिस्पॉन्डेंट को समझ में आया है। अगर रिस्पॉन्डेंट को समझ में आया तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि रिलायबिलिटी सही आएगी। लेकिन कोई वैल्यू एक्सीड कर जाती है किससे, 1.5 से, ये मेरी कॉल है, दिस इज एज ए रिसर्चर आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर 1.5 से बड़ी है तो उसको मैं रेक्टिफाई करूंगा। क्योंकि अब मैंने क्या किया है, अपना आधा काम तो कर लिया। क्या काम करा मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला किसका, पांचों आइटम का, हर एक रिस्पॉन्स का, हर एक रो यहाँ पर जो होती है वो एक रिस्पोंडेंट का जवाब होती है, एक रिस्पोंडेंट का आंसर होती है। ठीक है, ये 247 लोगों का जो मेरे पास जवाब है वो ये है, एक वेरिएबल का, वेरिएबल कौन सा था, आ रहा है। ठीक है, जब मैं ये सारा काम कर लूंगा तो रिलायबिलिटी मेरे पास यहाँ विटनेस हो रही होगी। ठीक है, ये मेरे पास लोडिंग कहलाती है, दिस इज लोडिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लोडिंग बाय द, मैं लिख भी देता हूँ इसका, क्योंकि इससे हम कंपोजिट रिलायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ना। और लैम्डा फंक्शन कह लें इसको आप, क्योंकि वहाँ वो एज ए लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं जब इसकी इक्वेशन आप फॉर्मेट करो। वेरिएंस बेसिकली होता है, ये क्या होता है मैंने पहले वीडियो में बताया था, अब भी बता दूं, दिस इज द वेरिएंस ऑफ एंटायर आइटम। ठीक है, जितने भी रिस्पॉन्सेज का आप वेरिएंस निकाल दो। चलिए, अब इस सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, इन सबकी सिलेक्शन लेनी है एंड तक, और इसको सॉर्ट करना है डेटा में जाकर। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम किसको करना है, कॉलम ए को, कॉलम ए को करना है मुझे। सॉर्ट किस पे करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जब मैं ये कर लूंगा, आपकी कोई भी वैल्यू ऊपर से नहीं हिलेगी, आपने सिर्फ क्या करना है, आखिरी में जाना है, सबसे आखिरी में। ठीक है, तो मैंने आपको थ्रेशोल्ड बताया कि मेरा मानना ये है कि 0.15 से नीचे हो वो मसला कर दूँ। अब जैसे जैसे मैं यहाँ समझता हूँ, आप देखिए यहाँ आपको ना खुद भी अंडरस्टैंड हो रहा होगा। रिस्पॉन्डेंट ने क्या किया, वन किया स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, और इन दो के ऊपर किया स्ट्रॉन्ग अग्री अग्री। वो खुद डिस्ट्रैक्ट हुआ है, उसने कुछ क्वेश्चन पे अग्री किया है, कुछ पे डिसएग्री किया है। तो यहाँ अगर उस पर उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी या रिलेशनशिप नहीं बनेगा तो वो आपकी रिलायबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इनको न्यूट्रलाइज करता हूँ। न्यूट्रलाइज मतलब मैं एज्यूम करता हूँ, क्योंकि मेरे ज्यादातर रिस्पॉन्सेज जो हैं, जवाब जो हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 5 या 4। ठीक है, ज्यादातर जवाब जो मेरे पास आए वो 5 और 4 के दरमियान आए। तो उसका मतलब ये है कि मेरा क्वेश्चन टिल्ड होता है, सॉरी, मेरा क्वेश्चन टिल्ड होता है किसकी तरफ, 5 और 4 के दरमियान। ये यार क्यों मसला कर रहा है, क्या इसका एड्रेस है, दोबारा कर देते हैं। ये ना रिदम खराब कर देती है। काउंट एफ, काउंट एफ का फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं देखूंगा मेरे पास ज्यादा जो रुझान है लोगों का वो स्ट्रांगली अग्री पे है, स्ट्रांगली डिसअग्री पे है, कहाँ पर है, इसको मैं फिक्स करता हूँ, अगले आइटम पे जाता हूँ। ठीक है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है उसको मैं काउंट कर लेता हूँ। ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, वैसे तो मुझे पता है लेकिन ये जो यूजर्स हैं इनके लिए मैं थोड़ा सा काम आसान करूँ। 1235 ऑब्जर्वेशन थी, जिसमें से ज्यादातर लोगों ने जवाब जो दिया है 991 का, यानी कि 80% लोगों ने कहा है 4 और 5। ठीक है, यानी स्ट्रांगली अग्री या अग्री। मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं ना, डिस्ट्रैक्टेड, इन्हें कुछ आइटम्स स्ट्रांगली अग्री पे गए हैं या अग्री पे गए हैं, या कुछ आइटम स्ट्रांगली अग्री या स्ट्रांगली डिसअग्री या स्ट्रांगली अग्री पे गए हैं।
वो मतलब कोरिलेशन सिंक नहीं करवा पा रहे, कोरिलेशन डेवलप नहीं करवा पा रहे। मैं क्या करता हूँ, मैं इनको न्यूट्रलाइज करता हूँ। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करूंगा, मैं 10-10 के बैजेस बनाऊंगा। ये 10 सिलेक्ट किए, कंट्रोल एच किया। मैं कहता हूँ जहां जहां 1 हो उसको 3 कर दो, रिलायबिलिटी प्रूफ हो गई। ठीक है, बाहर दिखाता हूँ। अब ये रिलायबिलिटी कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखो 0.669, कंट्रोल वाई करूंगा 0.74। ठीक है, इंप्रूव हो गया। अभी मैंने क्या किया था, 1 को 3 से रिप्लेस किया, ये न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ। और इतना मार्जिन रिसर्चर के पास होता है, वो इतना डेटा को रीट्वीक कर सकता है। ये जूम करके मैं सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन कर रहा हूँ, डेटा में चेंजेस नहीं कर रहा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल पे जा रहा हूँ कि वो शायद वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तभी तो रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी आपकी। दिस इज नॉट कॉल्ड द फैब्रिकेशन एट ऑल। ठीक है, ये वो चीज़ें जो खराब करी, या तो फिर आप इस वेरिएबल के इस पर हटा दो। लेकिन मसला ये होगा कि अगर इन इन रिस्पॉन्सेज को आप हटाओगे तो वो बाकी जो 6 आपके वेरिएबल हैं उनको किस तरह से हटाओगे, आपको कैसे पता कि कौन है? वो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। बेहतर ये है कि उसको न्यूट्रलाइज कर लेना। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ओके कर लिया। 2 को भी मैंने 3 पे न्यूट्रलाइज कर लिया, तो इंप्रूवमेंट हो गया आपकी 0.67। ये 10 का बेस था, इसको मैंने कलर कर दिया। 10 के बेस को मैं दोबारा करूँ। ठीक है, मैक्सिमम इसमें मैं 30 तक जा सकता हूँ, उसके बाद रिलायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 10। ठीक है, इनको मैं डिफरेंट कलर करता हूँ। वही कंट्रोल एच करता हूँ, 2 से रिप्लेस करता हूँ, और यहाँ 1 से रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, ये हैक है कैसे मैं किस तरह से रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता हूँ। देखो 0.685 हो गए ना, ये अब मैं ऑप्टिमल पॉइंट तक जा रहा हूँ। उसके बाद रिलायबिलिटी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। अगेन दोबारा 10 को सिलेक्ट करता हूँ, उनको मैं एक डिफरेंट कलर देता हूँ, कंट्रोल एच करता हूँ। 0.686, ये 0.69 तक जाएगी। 1 वाला कोई नहीं था, 2 वाले थे, ये कर लिया। यस, अब मैं एक रिस्पॉन्स भी ऊपर जाऊंगा तो रिलायबिलिटी इसकी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ करता हूँ, जैसे 2 पे करूंगा 0.69 से 0.68 हो जाएगी, ऑप्टिमल पॉइंट है। फॉर इंस्टेंस अगर 3 हो भी रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन जैसे 1 पे जाऊंगा यहाँ ये गड़बड़ करना शुरू कर देगा, कम होना शुरू हो जाएगा। लेट्स जस्ट हैव एन एग्जांपल। इसको मैं बंद करता हूँ। कंट्रोल जेड पे 3 थी, कंट्रोल वाई पे 1 हो गई। 3 थी, 1 हो गई। तो अब ये आपको एक एक क्वेश्चनायर के ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे रिवर्स करना शुरू कर देगा आपको। आपने ये नहीं होना। ठीक है, तो ये है। देखिए यहाँ मैंने अगर 3 किया ना, यहाँ ये अब कम होना शुरू, तो ये मैं 10-10 का बेस बनाता हूँ, 5-5 का कर। ये तो आपकी रिलायबिलिटी इंप्रूव हुई, ये 0.69 विच इज नियर टू 7। अब आप कह सकते हो कि हाँ वी कैन यूज इट। यही रिलायबिलिटी जो है हम लोग अपने अगले वीडियो में स्मार्ट विलेज जब रन करेंगे तो उसमें यूज करेंगे, और देखेंगे कि इसकी इसके थोड़ी सी ऑल्टरेशन की वजह से क्या मेरे रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। अब चूंकि मेरे पास फैक्टर लोडिंग आ गई है, तो इससे मैं क्या करता हूँ, एक और एक्सेल शीट मैंने बनाई। ठीक है, उस एक्सेल शीट को आप यूज कर कर कंपोजिट लाइबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं इनको सिलेक्शन करूंगा, इधर आऊंगा और वैल्यू ट्रांसपोज कर दूंगा। ओके किया, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। दूसरी एक्सेल शीट में जाऊंगा जो कि मेरे पास कंपोजिट लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने रखी हुई है। चलते हैं भाई, सेकेंड कोई बात, फोल्डर से खा लेते। ये मेरा फोल्डर है, ये मैं आपके पास रख भी दूंगा सारी शीट्स ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यहाँ कंस्ट्रक्ट लाइब्रेरी का एक मेरे पास कैलकुलेटर बना हुआ, इसको मैं खोलता हूँ। यहाँ मुझे क्या कॉपी पेस्ट करना है, मुझे कॉपी पेस्ट करनी है मेरी लोडिंग्स, जो मैंने लोडिंग्स बनाई है वहाँ से मैं यहाँ आइटम्स में। ठीक है, हर आइटम की लोडिंग आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोडिंग मैंने दिखा भी दिया क्या होता है, तो आपके पास कंपोजिट रिलायबिलिटी, यहाँ का कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी आपके पास ये निकल कर आ जाए। लेट्स जस्ट पुट दैट। तो ये आपके पास आ रही है कंस्ट्रक्ट या कंपोजिट रिलायबिलिटी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे। इसको अब मैं स्मार्ट विलेज में करूंगा तब भी आपके पास ये इम्प्रूव वाली आ रही है। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वन, इसमें थोड़ा सा फर्क है जो मैं बता चुका हूँ आपको। क्रॉन बैक अल्फा जो होता है वो सबके लोडिंग को इक्वल वेट असाइन करता है, लेकिन जो कंपोजिट या कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी हमारे पास होती है, इसमें कंपोजिट का हो तो ज़्यादा बेहतर है। कंपोजिट रिलायबिलिटी जो होती है बेसिकली वो वेटेड एवरेज काम कर रही है। ठीक है, तो ये शीट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, तशक्कुर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।